गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो गया हूँ। हम लोग लास्ट डे ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू कर दिए थे। ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग लगभग चीज जान गए थे। आज जो हम बताने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और समझिए कि जो आप लोग अभी तक पढ़े थे वो क्लास 9 का टॉपिक था। एक्चुअल में क्लास 11 का जो टॉपिक है वो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ हम लोग वेरिएशन ही जी पढ़े थे, मतलब जी में कैसे कैसे बदलाव होता है, उसमें ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ, उसके लेटीट्यूड मतलब कि घूमने के कारण, अक्षांश के कारण, और फिर न जाने और किस किस चीज के कारण, उसके आकार के कारण पृथ्वी का वो जो बदलाव होता है, उस बदलाव को हम लोग सिर्फ क्लास 11 का देखे हैं। लेकिन बाकी का जितना चीज हम पढ़े थे ग्रेविटेशन सब क्लास 9 से पढ़ने को था। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आज देखने जा रहे हैं ग्रेविटेशन के बारे में जो मेन टॉपिक है उस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मेन टॉपिक जो है इसको ध्यान से समझते हैं। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ठीक। तो ये अपने आसपास स्थित सभी चीजों के ऊपर एक आकर्षण बल लगाएगा, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स। ये इसको अपनी ओर खींचेगा। इसके पास मास है, सपोज करते हैं ये m1 है, ये m2 है, m1 तो बना है, m2 है, m3 है, m4 इस तरह सब है। तो ये सभी को अपनी ओर खींचेगा। तो अब सोचने की बात है कि क्या ये हमेशा अपनी ओर खींचेगा। इस एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में यहाँ एक मैग्नेट लेते हैं, चुंबक, ठीक है, एक चुंबक लेते हैं। अब चुंबक के पास एक लोहे का काठी रखते हैं। इस काठी को ये अपनी ओर खींचेगा। तो क्या ये हमेशा अपनी ओर खींचेगा? इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं, काठी को यहाँ से उठा के और दूर कर देते हैं, और दूर कर देते हैं। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, इस चुंबक का प्रभाव इस पर पहले जितना था अब उससे कम हो जाएगा, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि इस चुंबक का इस काठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस चुंबक का इस काठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये काठी एकदम फ्री हो जाएगी, इसका कोई भी अट्रैक्शन फोर्स उस पर नहीं लगेगा। मतलब क्या है कि इस चुंबक का एक क्षेत्र होता है, ठीक है, एक एरिया होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर वो अपना प्रभाव लगा सकता है, जहां वो अपना अट्रैक्टिव फोर्स उस पर लगा सकता है काठी पर। उसी तरह से अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये जो m1 हम लिए थे यहाँ, इसका भी एक लिमिटेड फील्ड होता है, क्षेत्र होता है, मतलब जगह होता है, एक लिमिटेड ऐसा जगह जहां पर ये इस पर फोर्स लगाता है या लगा सकता है। ये लिमिटेड जगह इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका मास कितना ज्यादा है, दोनों का, इन दोनों के मास पे डिपेंड करता है कि कितना दूर तक इस पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सपोज करते हैं पृथ्वी और सूरज की बात करते हैं। पृथ्वी चारों ओर सूरज का घूम रही है, क्योंकि सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी को खींच के रखा हुआ है और वो उसको जाने नहीं दे रहा। पृथ्वी भी सूरज पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पृथ्वी और सूरज के बीच फोर्स लग रहा है और वो एक दूसरे को छोड़ नहीं रहा, मतलब दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल प्रभाव में है, ठीक है, गुरुत्वीय प्रभाव में है। तो इसी तरह से ये पेन भी इस बोर्ड पर एक फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसका मास बहुत कम, इसलिए पता नहीं चल रहा। तो एक ऐसा क्षेत्र हो जाता है इसके पास, पृथ्वी के सूर्य के उतना बड़ा क्षेत्र है और इस पेन के लिए इतना छोटा क्षेत्र है कि अपने आसपास से किसी भी चीज को नहीं खींच पा रहा है। इसका मतलब साबित कर रहा है कि हर चीज का अपना एक मतलब बल लगाने का, गुरुत्वाकर्षण बल लगाने का एक जगह होता है, फिक्स जगह होता है, लिमिटेड जगह होता है। ये जो जगह होता है इसको हम लोग फील्ड कहते हैं इंग्लिश में, क्षेत्र। और चूंकि ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, इस चीज को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन करने का जो मेथड है कि यहाँ पर अगर मास m1 है और ये इस पर फोर्स लगा रही है और यहीं तक लगाएगी, इसके बाहर जो है अगर m2 को यहाँ रखते हैं तो इस पर फोर्स ये नहीं लगाएगी, Fg नहीं लगेगा। इसका मतलब ये जो रेडियस है, इस रेडियस का जो चारों ओर हम एक जगह खींचते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त बनाने का मतलब कि एक गोला बनाएंगे, चारों ओर का बात किए हैं। वृत्त यहाँ पर आपको बोर्ड होता है 2 डायमेंशन दिखा रहे, ऐसे करके दिखा रहे, लेकिन अगर ये पॉइंट है तो ये इधर से भी लगाएगा और इधर से भी लगाएगा, मतलब कि पूरा चारों ओर एक गोला टाइप का, स्फीयर टाइप का लगाएगा। तो स्फीयर टाइप का जो स्फीयर ड्रॉ करते हैं, इस स्फीयर के अंदर में इसके कारण सभी जगह ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इस स्फीयर के अंदर के भाग को हम लोग कहते हैं फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ m1 का ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, वो वहीं तक लगा सकता है। और जहां उसकी पहुंच नहीं होती है, जहां उसकी पहुंच नहीं होती, मतलब इसके बाहर की जगह पर ये नहीं लगा पाया, ये जगह इसके लिए इन्फिनिटी होता है। ये इन्फिनिटी हर ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब हर मास के लिए अलग अलग होता है। जैसे सूरज के बहुत लंबा दूरी तक चला जाता है प्रभाव है, हम यूरेनस नेपच्यून वहां तक इसका लग रहा है, इसका मतलब कि बहुत लंबा दूरी तक लग रहा है। लेकिन अगर उसके आगे बात करें तारे पर क्या लग रहा है, तारा को खींच सकता है, तारा इस प्रभाव क्षेत्र में है कोई,
स्टार्स तो नहीं है, इसका मतलब कि वो उसके फील्ड से बाहर है। इसका मतलब सभी चीज, जो चीज अपने से पहुंच नहीं बना सकता कहीं पर, हम यहाँ से अगर उछल करें, कोशिश करें, चढ़ के कोशिश करें, तो भी हम सूरज को नहीं छू सकते, तो वो सूरज क्या हो गया, हमारे लिए अनंत पर हो गया। जो चीज हमारे पहुंच के बाहर होता है हम लोग कहते हैं वो अनंत पर है। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव नहीं पड़ता है किसी मास के कारण, वह क्षेत्र उस मास के लिए अनंत हो जाता है। ठीक है, अनंत पर पहुंच जाता है। तो फील्ड को हम लोग डिफाइन इसी रूप में करते हैं, वह जगह, वह एरिया, मतलब वह चारों ओर का क्षेत्र, जगह जिसमें कि उस मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लग सके, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड यानी चुंबकीय चुंबकीय कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में। देखिए, यहाँ पर आपको बोर्ड में एक चीज दिख रहा होगा जो लिखा हुआ है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड का यही डेफिनेशन है, दी स्पेस सराउंडिंग ए मास, एक मास के चारों ओर का स्पेस, चारों ओर का स्पेस, इन विच, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, एक मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अदर मास, अदर मास को जब यहाँ प्लेस करते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करे, एक्सपीरियंस करे, इसको महसूस हो कि किसी तरह कोई फोर्स उस पर लग रहा है, खींचा रहा, इस कॉल्ड, इस क्षेत्र को, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हम लोग पढ़े हैं Fg इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हैं Gm1m2/r², Gm1m2/r²। इसका मतलब है कि ये Fg है ग्रेविटेशन फोर्स, ये r पे डिपेंड करता है, और Fg का वैल्यू 0 कब होगा, Fg becomes 0 when, कब होगा, जब r becomes infinity, Fg tends to 0 when r tends to infinity, मतलब Fg का वैल्यू 0 कब होगा, जब r infinity होगा। और इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम जाएंगे, बल्कि इन्फिनिटी वह जगह होता है जहां पर कि उसका पहुंच नहीं पड़े। ठीक है, वहां पर उसका जो पहुंच है वो खत्म हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे Fg, वहां पर r इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी पर Fg होता है 0। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो बहुत ही दूर तक अपना प्रभाव डालता है, बहुत ही लंबा जगह में, उसका जो लिमिट होता है वो बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह का। साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ये Fg जो है ये r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे वस्तु नजदीक आएगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम किसी वस्तु को रखे हैं शुरू में अगर r1 पर, और इसको मूव करा के यहाँ लाते हैं r2 पर, तो यहाँ पर और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू अलग होगा। और यहाँ जो हम ये वैल्यू निकालते हैं कि इसके कारण इस बिंदु पर में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वही पर यूनिट मास में, कि एक यूनिट मास पर कितना फोर्स लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं विद्युतीय तीव्रता। विद्युतीय लिखते हैं, और गुरुत्वीय होगा, गुरुत्वीय गलत लिखे, गुरुत्वीय तीव्रता मतलब कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, और इसको किसी से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ई से। इंटेंसिटी हम लोग कहीं पढ़ेंगे तो हमेशा हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। और ये निकालते कैसे, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, जैसे m मास के लिए सपोज करते हैं, m मास के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, तो m लग रहा है, तो एक मास के लिए कितना लगेगा, m kg के लिए Fg न्यूटन, तो 1 kg के लिए कितना, तो Fg न्यूटन बाय m kg, इसको हम लोग कहते हैं E, एंड E इक्वल्स टू F/m होता है फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन पर मीटर, पर मीटर m है ना, तो न्यूटन पर केजी। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो डिफाइन करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम मास को 1 लेते हैं, E इक्वल्स टू m इक्वल्स टू, अगर हम लोग 1 लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वह फोर्स है जो किसी 1 kg के मास पर, वह ग्रेविटेशनल फोर्स है जो 1 kg के मास पर एग्जर्ट किया जाता है।
m इक्वल टू 1 लेने से। इसको डिफाइन करने का दूसरा तरीका है, तो f बाय m में हम डिफाइन किए, किसी भी चीज को डिफाइन करें फॉर्मूला बेस डिफाइन करें क्या करेंगे, एक बैठा देंगे दूसरी चीज को उसका इक्विवेलेंट कर देंगे। मतलब इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जब हम किसी वस्तु पर 1 केजी के मास के वस्तु पर हम लोग जितना फोर्स लगा दें। लेकिन ये डेफिनेशन पूरा क्लियर नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला ही क्लियर नहीं है, ये हमारे पास फोर्स से डिपेंडेंट है, अभी हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में नहीं गए। तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला को हम लोग क्लियर करने के लिए Fg का वैल्यू बैठा देते हैं। ठीक है, किसका वैल्यू, तो Fg का Gm1m2/r², इसका वैल्यू बैठा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, E इक्वल टू लेते हैं, तो F का वैल्यू बैठाते हैं G कैपिटल M स्मॉल m बाय r² बाय m बैठाते हैं। ये m इस m से कट जाता है, तो E इक्वल टू क्या आता है, Gm/r²। ये हमको E का फॉर्मूला मिलता है। E का मेन फॉर्मूला यही है। ठीक है, E का जो मेन फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट जो करते हैं वो इसी फॉर्मूला के आधार पर करते हैं, E इक्वल टू Gm/r²। इसका मेन फॉर्मूला हमको जो मिलता है वो यही मिलता है। अगर हम इसे थोड़ा सा और कुछ परिवर्तन करें तो आपको एक फॉर्मूला और मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। अगर हम थोड़ा सा और भी देखें इसी में, तो Gm/r² फॉर्मूला हम लोग कहीं और भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग का दिमाग में हो तो आप लोग बता सकते हैं कहाँ पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल सही, हम लोग एक जगह और पढ़े हैं, कहाँ पढ़े, स्मॉल g इक्वल्स टू Gm/r²। ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर रेडियस डाल सकते हैं, अर्थ का रेडियस, अर्थ सरफेस का अगर बात करें तो अर्थ सरफेस के किसी भी भाग पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक होते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये Gm/r², इस r को हम लोग रेडियस बना देंगे तो हो जाएगा Gm/r², ये भी हो जाएगा Gm/r²। इसका मतलब क्या हुआ, हमको मेन फॉर्मूला क्या मिला, G इक्वल्स टू E, मतलब अर्थ सरफेस या कहीं पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उत्पन्न ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का बराबर होता है। देखिए हम क्या बोले, उस लाइन को हम लिख देते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा मेरे हाथ में चोट है जिसके कारण ये थोड़ा मिटाने में दिक्कत हो रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वह ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जो उस वस्तु पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है, कहाँ का हम बात किए हैं, जनरली हम पृथ्वी पर का बात किया, ऐसे सभी जगह के लिए वैलिड है फॉर्मूला, लेकिन हम पृथ्वी पर क्या बात किए हैं। अगर वो चंद्रमा पर निकालना तो जी ऐसे ना निकालेंगे, और तो कोई मेथड नहीं, वहां पर चंद्रमा का रेडियस लेंगे, ठीक ना, इस तरह से। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का एक टॉपिक था जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हम इसको आप लोगों के सामने रखे हैं। इसको आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी के आधार पर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड आप लोग को पूरा क्लियर कर दिया गया है। इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, आप लोग देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव आपको बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनेगा तो मेरे नंबर पर जो पहले की वीडियो मेरा दिया हुआ है 9304634398, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा तुरंत। इसमें कोई देर नहीं किया जाएगा, तुरंत समझाया जाएगा, तुरंत ओके किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको समझिए बढ़िया। तब तक टेक केयर, ओके बाय।